स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। फ्रेंड्स, फाइनली जो एक लगातार टसल चल रही थी आरबीआई और फाइनेंस मिनिस्ट्री में, वो पूरी हुई और आरबीआई ने एक बड़ा डिसीजन यहां पर लिया है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग में कि रेपो रेट को अनचेंज रखा है। जी हां दोस्तों, आरबीआई के द्वारा न्यूट्रल स्टैंस मेंटेन किया गया है, यानी कि रेपो रेट में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया है। तो ये अभी न्यूज आई है कि आरबीआई कट जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन, साथ साथ में जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शंस को भी यहां पर आरबीआई ने कम किया है 6.6% पे, पॉलिसी रेपो रेट को 6.5% पे रखा है और 11वीं बार यहां पे किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं है। तो इस पूरे वीडियो में हम ये सारे शब्दों को समझेंगे कि रेपो रेट क्या है, सीआरआर क्या है, एमएसएफ क्या है, क्योंकि इन सब में ही आज बदलाव हुए हैं। तो बात करते हैं इन सब चीजों के ऊपर। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ऑफ आरबीआई ने यहां पर रेपो रेट को अनचेंज रखा है। देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में टोटल 6 मेंबर्स होते हैं। इसमें 6 मेंबर होते हैं, जिसमें से 3 आरबीआई के मेंबर्स होते हैं और 3 जो मेंबर्स होते हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं। और यहां पे आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं, उनके पास में यहां पर कास्टिंग वोट होता है, यानी कि अगर कोई किसी भी तरह का कोई टाई हो जाए, मान लीजिए अगर यहां पर कोई पर्टिकुलर डिसीजन नहीं आ पाए, तो आरबीआई गवर्नर उस डेडलॉक को तोड़ते हैं और कास्टिंग वोट उनके पास होता है। ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो होती है, ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी देश में इन्फ्लेशन टारगेटिंग करती है, यानी कि हमारे देश में जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग रेंज है वो है 4% ±2%, यानी कि हमारे देश में जो इन्फ्लेशन है वो रहना चाहिए 2 से 6% के बीच में। तो ये जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है इकोनॉमी में, ताकि हमें यह समझ में आ सके कि हमारे देश में कितना इन्फ्लेशन ऐसा हो सकता है जिसको हम मैच आउट कर सके। अब बात क्या हुई थी कि जब पिछली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग थी, उस पिछली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग में आरबीआई ने रेपो रेट को अनचेंज रखा था। उसमें आरबीआई का यह कहना था कि दिवाली आने वाली है, फेस्टिव सीजन्स हैं, मैरिज सीजन्स आने वाले हैं, वेडिंग सीजन्स आने वाले हैं, तो यहां पे कंज्यूमर की डिमांड बढ़ेगी। और हुआ भी वही कि इन्फ्लेशन जो है ये 6% की रेंज को ब्रीच कर गया। अब अगर इन्फ्लेशन पर्टिकुलरली कुछ ज्यादा हो जाता है 6% से, तो इकोनॉमी में जो आपकी रियल इनकम है वो फॉल करने लग जाती है, आपकी सेविंग इरोड होती है, इन्वेस्टमेंट्स पे इफेक्ट पड़ने लग जाता है। तो यहां पर आरबीआई गवर्नर का यह कहना था कि हमने रेपो रेट इसलिए अनचेंज रखा है पिछली बार कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन ब्रीच कर सकता है। इस बात पर निर्मला सीतारमण जी और पीयूष गोयल जी ने लगातार अपने कमेंट दिए थे। निर्मला सीतारमण जी का यह कहना था कि अगर इकोनॉमी को हमें स्लो डाउन से बचाना है, इकोनॉमी को अगर रिसेशन में जाने से बचाना है, तो आरबीआई को रेपो रेट में बदलाव करना होगा। और साथ साथ में पीयूष गोयल जी का भी यह कहना था कि भारत की इकोनॉमी को अगर हमें बूस्ट करना है तो सिर्फ फूड प्राइसेस के इन्फ्लेशन या छोटे मोटी चीजों के इन्फ्लेशन को आरबीआई को ना सोच के पूरे इकोनॉमी के लिए सोचना चाहिए। तो यहां पर आरबीआई ने वापस, जब इस बार एमपीसी की मीटिंग हुई तो यह एक्सपेक्टेशन था कि रेपो रेट में बदलाव किया जाएगा, लेकिन आरबीआई ने सारी उम्मीदों को ध्वस्त करते हुए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की इस मीटिंग में भी रेपो रेट को अनचेंज रखा है। तो दोस्तों, रेपो रेट क्या होती है? रेपो रेट वो रेट होती है जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है, यानी कि एक ऐसी रेट जिस पर आरबीआई के द्वारा कमर्शियल बैंक्स को लोन दिया जाता है। जैसे मान लीजिए आरबीआई है, एसबीआई है और यहां पर मोहन है, तो अगर आरबीआई जिस रेट पर एसबीआई को लोन देगा उसे हम कहते हैं रेपो रेट। तो इकोनॉमी में ये रेपो रेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वही रेट है जिस पर आरबीआई के द्वारा कमर्शियल बैंक्स को लोन दिया जाता है। तो अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन ज्यादा होता है, तो उस केस में क्या किया जाता है? रेपो रेट को बढ़ा दिया जाता है। क्यों बढ़ा दिया जाता है रेपो रेट को? क्योंकि इकोनॉमी में मनी सप्लाई ज्यादा है। इन्फ्लेशन का मतलब ही यही होता है कि डिमांड सप्लाई से ज्यादा होना। तो अगर डिमांड सप्लाई से ज्यादा है और इकोनॉमी में मनी सप्लाई ज्यादा है, तो यहां पर आरबीआई मनी सप्लाई को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, ताकि डिमांड सप्लाई का जो गैप है वो नैरो डाउन हो सके। तो रेपो रेट को बढ़ा के जब कमर्शियल बैंक्स को लोन महंगे मिलेंगे, मान लीजिए अगर पहले लोन 5% पे मिलता था और अब लोन 6% पे मिलेगा, तो कमर्शियल बैंक्स भी जो कस्टमर्स को, यानी कि मोहन को जो लोन देंगे वो हाई रेट पे देंगे। ऐसे केस में मोहन विल नॉट टेक लोन फ्रॉम एसबीआई एंड द डिमांड गेट कर्टेल्ड। तो यहां पर ये जो ऑब्जेक्टिव होता है रेपो रेट का वो यही होता है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखा जाए, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन्फ्लेशन 6% से ऊपर चला गया था, तो आरबीआई ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया, ना तो बढ़ाया ना ही उसको कम किया है। यहां पे दैट मींस जो इकोनॉमी में चल रहा है वही अभी तक कंटिन्यू है। फिर आरबीआई एमपीसी कमेटी ने स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी को 6.25% पे रखा है। 6.25% का मतलब यहां पर क्या हो गया? जैसे मान लीजिए ये एसबीआई है, अब एसबीआई के पास में डिपॉजिट आते हैं, लेट्स अज्यूम 500 करोड़ के।
अब 500 करोड़ के डिपॉजिट अगर एसबीआई के पास आ रहे हैं और उन्हें यह अंदेशा है कि लोन लगभग 400 करोड़ का लिया जाएगा हमसे, तो यहां पर 100 करोड़ रुपए इनके पास एक्सेस में है। ये 100 करोड़ रुपए जो इनके पास एक्सेस में है, इसको अगर वो अपने पास ही रखेंगे तो उन्हें एज सच कोई इंटरेस्ट या कोई फायदा नहीं होगा। तो ये क्या करते हैं, इस अमाउंट को ये आरबीआई के पास डिपॉजिट करते हैं। जब ये आरबीआई के पास इस अमाउंट को डिपॉजिट करते हैं तो आरबीआई इस पर इनको इंटरेस्ट देता है। यानी कि यहां पर अगर ये 100 करोड़ इन्हीं के पास रहता तो इन्हें एज सच कोई फायदा नहीं होता, लेकिन अगर ये आरबीआई के पास उसको जमा करवाएंगे तो आरबीआई इस पर उनको इंटरेस्ट देगा। यूजुअली जो रिवर्स रेपो रेट होती है वो रेपो रेट से कम होती है, और रिवर्स रेपो रेट को भी बढ़ाया जाता है कब, जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो। यानी कि अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन ज्यादा है तो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी या रिवर्स रेपो एक ही बात है, ये थोड़ा सा बस उसमें नाम चेंज किया गया है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी को भी बढ़ाया जाता है। तो जब पहले रिवर्स रेपो इसका नाम हुआ करता था तब आरबीआई कोलैटरल रखवाता था एसबीआई के पास या दूसरे बैंक्स के पास में, लेकिन अब यहां पर कोई कोलैटरल आरबीआई नहीं रखवाता है। दैट सिंपली मींस अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन ज्यादा है तो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी की रेट को बढ़ा दिया जाता है, ताकि जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो रादर देन गिविंग द लोन टू द पीपल दे विल गिव द लोन टू द बैंक दे विल गिव द मनी टू द आरबीआई। तो यहां पर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए एसडीएफ को भी बढ़ाती है आरबीआई, सो दैट कि लोन जो है इकोनॉमी में ना जाके पैसा आरबीआई के पास ज्यादा रहे और इन्फ्लेशन कंट्रोल रहे। तो यहां पर एमपीसी ने स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में भी एज सच कोई चेंज नहीं करा है, उसको 6.25% पे रखा है। देन मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और बैंक रेट भी 6.75 पे रिटेन्ड है। देखिए मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होती है, ये एक पेनल्टी रेट होती है। व्हाट इज एमएसएफ? एमएसएफ इज अ पेनल्टी रेट। पेनल्टी रेट का मतलब अगर कोई पर्टिकुलर कमर्शियल बैंक है, उसने कोई अपने फंड्स ढंग से मैनेज नहीं करे, उसके पास फंड क्रंच हो रहा है, उसके पास लोगों को पैसा देने के लिए अभी पैसा नहीं है, फंड उससे ढंग से मैनेज नहीं करे, तो आरबीआई उसके ऊपर पेनल्टी रेट लगाती है कि भाई तुमने अपनी फंड्स को ढंग से मैनेज क्यों नहीं करे। तो ऐसे केस में आरबीआई गिव मनी टू देम फॉर ओवरनाइट पर्पस। मतलब ओवरनाइट पर्पस के लिए आरबीआई जो है वो एमएसएफ रेट पर लोन देती है कमर्शियल बैंक्स को। ये एमएसएफ रेट जो होती है ये यूजुअली रेपो रेट से ज्यादा होती है। मतलब एमएसएफ इज मोर देन रेपो रेट। एमएसएफ रेट जो होती है वो रेपो रेट से ज्यादा होती है, क्योंकि एक पेनल्टी रेट है कि आपने अपने फंड्स को ढंग से मैनेज नहीं किया तो हम आपके ऊपर पेनल्टी लगाएंगे। एंड व्हाट इज बैंक रेट? बैंक रेट का मतलब वो रेट जिस पर आरबीआई लॉन्ग टर्म लोन्स देती है कमर्शियल बैंक्स को। तो यहां पर एमएसएफ और बैंक रेट को 6.75% रखा है। इसके अलावा आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट सीलिंग ऑन एनआरआई डिपॉजिट्स को भी बढ़ाया है। यह क्या मतलब हुआ, जो एनआरआईज हैं, जो यूएस में रहते हैं, फ्रांस में रहते हैं, जर्मनी में रहते हैं, जो कि नॉन रेसिडेंट इंडियंस हैं, उनको आरबीआई ने बोला है कि अगर आप पैसा यहां पर जमा कराओगे एनआरई अकाउंट के अंदर या एफसीएनआर अकाउंट के अंदर, तो हम आपको पैसा ज्यादा देंगे, हम आपको रिटर्न ज्यादा देंगे, इंटरेस्ट ज्यादा देंगे। इसका रीजन ये होता है कि जब वो पैसा इंडिया जितना आएगा, जितना डॉलर का इन्फ्लो इंडिया में बढ़ेगा, उतना ही आरबीआई का फॉरेक्स बढ़ता है। यानी कि जितने एनआरआईज पैसे इंडिया में जमा कराएंगे, आरबीआई ने कहा हम आपको इंटरेस्ट ज्यादा देंगे। तो इंटरेस्ट ज्यादा देंगे का क्या मतलब हुआ कि दे विल गेट अ ह्यूज इंटरेस्ट इफ दे इन्वेस्ट इन इंडिया। जब वो इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे तो डॉलर लाएंगे फॉर श्योर, तो यहां पर आरबीआई के फॉरेक्स में डॉलर ज्यादा जमा होगा। तो इससे कहीं ना कहीं डॉलर का फ्लो बढ़ने से रुपी जो है वो स्ट्रांग होता है और डॉलर थोड़ा सा यहां पर हम उसको एडजस्ट कर पाएंगे, जो कि इस समय रुपी जो लगातार वीक चल रहा है उसको मैनेज करने के लिए आरबीआई ने ये टेक्निक अडॉप्ट करी है। आगे अगर बात करें आरबीआई ने, देखिए अब क्यों, जैसा हम बोलते हैं ना कि एक तरफ आरबीआई ने इन सब चीजों को ध्यान में रखा, तो इकोनॉमी का भी आरबीआई ने यहां पे ध्यान रखा है। क्योंकि लगातार आरबीआई के ऊपर ये ब्लेम लगाया जा रहा था कि आप रेपो रेट को कम क्यों नहीं कर रहे हैं, इकोनॉमी में बहुत तकलीफ हो रही है। तो आरबीआई ने यहां क्या किया, सीआरआर को कम कर दिया। अब ये सीआरआर क्या है, कैश रिजर्व रेशियो क्या है? सीआरआर का मतलब होता है हर कमर्शियल बैंक को अपने एनडीटीएल का नेट डिमांड और टाइम लाइबिलिटी, जैसे मान लीजिए मैं शुभम शर्मा बैंक में पैसा जमा करा रहा हूं, तो वो बैंक मुझे उस पर इंटरेस्ट देगा। तो वो डिपॉजिट दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है सेविंग डिपॉजिट और एक होता है टाइम डिपॉजिट। यूजुअली टाइम डिपॉजिट लंबे समय के लिए होता है, जैसे कि एफडी,
और जो सेविंग डिपॉजिट होता है वो डिमांड डिपॉजिट के फॉर्म में होता है। जैसे स्टडी IQ मुझे कोई सैलरी दे रहा है, मैं उसको जब चाहे विड्रॉ कर सकता हूं अपने बैंक अकाउंट से। लेकिन अगर मैंने FD करवाई तो वो एक सर्टेन टाइम से पहले विड्रॉ नहीं हो सकती, और विड्रॉ करवाई मैंने तो मुझे उस पर एज सच कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो यहां पर RBI ने कैश रिजर्व रेशियो में कट किया है। इसका मतलब हर कमर्शियल बैंक को अपने NDTL का कुछ परसेंटेज, नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटी का कुछ परसेंटेज कैश फॉर्म में RBI के पास रखवाना पड़ता है। हर कमर्शियल बैंक को अपने NDTL का कुछ परसेंटेज कैश फॉर्म में RBI के पास रखवाना पड़ता है। और ये इसलिए रखा जाता है, कल को मान लो वो कमर्शियल बैंक जो है वो बैंकरप्ट होने वाला हो, या लिक्विडिटी उसने ढंग से मैनेज नहीं करी हो, या लोगों का पैसा बचाना हो, या उस कमर्शियल बैंक को बचाना हो, तो उस पैसे से उन्हें बचाया जा सके। अब अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन ज्यादा होगा, अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन ज्यादा होगा तो CRR को बढ़ा दिया जाता है। क्यों बढ़ा दिया जाता है इकोनॉमी में? क्योंकि अगर लोगों के पास पैसा ज्यादा है, लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, लोगों के पास कैश बहुत सारा पड़ा है, तो अगर हम उन्हें और सस्ता लोन देंगे तो और इकोनॉमी में लोग पैसा डिमांड करेंगे, इससे इन्फ्लेशन और ज्यादा बढ़ सकता है। तो यहां पे RBI ने CRR को कट किया है। CRR को कट क्यों किया है? क्योंकि इकोनॉमी के अंदर एक स्लो डाउन चल रहा है, उस स्लो डाउन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो RBI ने कहा कि ठीक है, तुम पहले हमारे पास 100 रुपए में से पहले तुम हमारे पास 5 रुपए रखवाते थे, अब तुम 100 रुपए में से हमारे पास रखवाओ 4 रुपए। इसका मतलब है कि यहां पर पहले कमर्शियल बैंक 95 रुपीस का लोन देते थे, अब वो 96 रुपीस का लोन दे सकते हैं। तो ये जो CRR को कम रखा गया है, इसका पीछे का रीजन ये है ताकि इकोनॉमी में मनी फ्लो को बढ़ाया जा सके, कमर्शियल बैंक्स के पास ज्यादा पैसा पहुंचे, और जब कमर्शियल बैंक्स के पास ज्यादा पैसा पहुंचेगा तो वो आम आदमी के पास भी ज्यादा पैसा देंगे और इकोनॉमी में ग्रोथ वापस आएगी। तो ये कट जो है ये 2 तरीके से होगा। पहले ये होगा 25 बेसिस पॉइंट का 14 दिसंबर में, और फिर ये 28 दिसंबर को होगा फिर अगला 25 बेसिस पॉइंट। आप बेसिस पॉइंट से कंफ्यूज मत होइए, आप सिर्फ इतना सा समझिए कि जो हमारा रेपो रेट था अगर वो 5% था तो पहले 4.5% था, तो 4.5 से पहले 4.25 होगा 14 दिसंबर को, और फिर 28 दिसंबर को 4% पे आ जाएगा। यानी कि अगर ये 4.5 पे है तो दैट सिंपली मींस कि RBI अगर SBI के पास 100 रुपए डिपॉजिट में आए हैं तो वो 100 रुपए में से 4.5 रुपए RBI के पास रखवाता था, और बाकी का जो 95.5 था वो लोन में देता था। अब उसमें यह बोला गया है कि पहले 0.25 का कम होगा, फिर अगला 0.25 कम होगा, यानी कि अब 4 रुपए ही रखवाने पड़ेंगे और अगले 96 रुपीस आप लोन के फॉर्म में दे सकते हो। साथ साथ में RBI ने कहा है कि आने वाले समय में जो रिटेल इन्फ्लेशन है, जो CPI इन्फ्लेशन है, वो 4.8% के आसपास रहेगा 2025 में। जो पहले 4.5 का RBI ने कहा था, अब ये 4.8 के आसपास रहेगा। यानी कि इकोनॉमी में CPI इन्फ्लेशन थोड़ा सा RBI ने कहा है कि आने वाले समय में ये बढ़ सकता है, क्योंकि हमने CRR कम किया है तो हो सकता है इससे लोग लोन ज्यादा लें। तो दैट इज द रीजन कि RBI ने इन्फ्लेशन को थोड़ा सा हाई प्रोजेक्ट यहां पर किया है। इसके अलावा सेंट्रल बैंक ने और क्या कहा कि जो GDP ग्रोथ का एस्टिमेशन इनको 7.2% का इन्होंने लगाया था, इसको भी रिवाइज किया। मतलब जहां पर इनका ही प्रोजेक्शन था कि देश की इकोनॉमिक ग्रोथ 7.2% के आसपास जा सकती है, वो इन्होंने कहा है कि अब इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी 6.6% के आसपास रहेगी। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है ये है कि Q2 की जो ग्रोथ थी वो बहुत तेजी से गिरी, यानी कि 5.4% आए, स्लोएस्ट है पिछले 7 क्वार्टर्स में। तो RBI का यह कहना है कि कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की पुअर परफॉर्मेंस, माइनिंग एक्टिविटी में कॉन्ट्रैक्शन बिकॉज ऑफ हैवी मॉनसून दिस ईयर, और लो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड की वजह से हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ बहुत तेजी से गिरी है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हम जो हमारी GDP ग्रोथ है वो 6.6% के आसपास रखें, मान के चलते हैं, जो कि 7.2 से कम है। और ये एक बहुत बड़ा झटका है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के सपने को पूरा करने के लिए, क्योंकि अगर हम $5 ट्रिलियन के सपने को पूरा करने के बारे में सोच रहे थे तो हमें ग्रोथ 8% से ऊपर चाहिए थी। तो कहीं ना कहीं जो विकसित भारत का लक्ष्य है वो भी यहां पर थोड़ा सा अब इंपैक्ट उस पर पड़ सकता है। उसके अलावा आपको मैं एक चीज और बता देता हूं, RBI के कुछ पर्टिकुलर स्टैंसेस होते हैं। वो स्टैंसेस क्या हैं? एक होता है RBI का न्यूट्रल स्टैंस। न्यूट्रल स्टैंस जो कि इस समय मेंटेन किया गया था। न्यूट्रल स्टैंस में नो चेंज इन इन्फ्लेशन, नो चेंज इन रेपो रेट, मतलब रेपो रेट में किसी भी तरह का बदलाव नहीं करना इस न्यूट्रल स्टैंस। फिर होता है हॉकिश स्टैंस। हॉकिश स्टैंस में RBI रेपो रेट को बढ़ा देती है। रेपो रेट को क्यों बढ़ा देती है? क्योंकि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन ज्यादा होता है
और अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन ज्यादा है तो आरबीआई की कोशिश रहती है कि मनी सप्लाई को कम किया जा सके, मनी सप्लाई को हम कम करें, रिड्यूस करें, ताकि वापस डिमांड सप्लाई बराबर हो पाए। साथ साथ में एक होता है यहां पर अकोमोडेटिव स्टैंस। एकोमोडेटिव स्टैंस का मतलब क्या है फ्रेंड्स, कि यहां पर रेपो रेट को कम किया जाता है क्योंकि इकोनॉमी में डिफ्लेशन ज्यादा है, इकोनॉमी में डिफ्लेशन ज्यादा है, यानी कि इकोनॉमी में स्लो डाउन है, इकोनॉमी रिसेशन की तरफ चल रही है। तो यहां पर मनी सप्लाई को बढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसका रीजन यह है कि सप्लाई जो है वो डिमांड से ज्यादा है। So these are the stances RBI used to adopt while making the policies. ठीक है, अब इसमें अगर हम बात करें कि इस मूव के बेनिफिट्स क्या हैं, आरबीआई ने जो रेपो रेट को अनचेंज रखा है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, तो बेनिफिट्स मैं आपको बता देता हूं। बेनिफिट्स इसके ये होंगे, सबसे पहले तो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। दूसरा, कहीं ना कहीं यहां पे गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंडिचर बढ़ाने पड़ेंगे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यहां पर बढ़ेंगे। साथ साथ में इससे क्या होगा, एक आरबीआई की सुप्रीमेसी और स्ट्रांग होगी, आरबीआई की सुप्रीमेसी मेंटेन रहेगी और आने वाले समय में इकोनॉमी के अंदर हाइपर इन्फ्लेशन जैसी प्रॉब्लम्स जो हैं उससे हम बचा पाएंगे, हाइपर इन्फ्लेशन अवॉइडेड। लेकिन इससे कंसर्न्स भी बहुत ज्यादा हैं। कंसर्न इसके क्या क्या हैं? कंसर्न इसके ये हैं कि इकोनॉमी में आने वाले टाइम में स्लो डाउन और बढ़ सकता है। यहां पर जो टसल बढ़ सकती है बिटवीन गवर्नमेंट एंड आरबीआई, और एक तरह से पॉलिसी पैरालिसिज्म भी हो सकता है, पॉलिसी पैरालिसिस इकोनॉमी में हो सकता है। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है हमारी वो भी फॉल डाउन हो सकती है, इकोनॉमिक ग्रोथ ऑल्सो फॉल डाउन। सो दीज आर द कंसर्न्स रिगार्डिंग टू इकोनॉमी ओवरऑल। So this is the concern related to that step. अब आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे दीजिए कमेंट में और बताइए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। ये रेपो रेट को लेकर ही है कि अगर आरबीआई रेपो रेट को कम करती है तो इसका इंपैक्ट इकोनॉमी पे क्या पड़ सकता है। मैं कमेंट में आपका इंतजार करूंगा इस क्वेश्चन का। साथ साथ में आप उनसे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, ये मेरा टेलीग्राम आईडी, आप स्कैन करके या इस को सर्च कर आप उनसे टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। और साथ साथ में आप हमारा P2I फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं जो 7 दिसंबर को शाम को 6 बजे से चालू हो रहा है। ये बैच हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में है। अगर आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता है तो आपको फीस रिफंड कर दी जाएगी, दिल्ली बुलाया जाएगा, यहाँ पे रहना खाना सब स्टडी IQ बियर करेगा, इंटरव्यू की तैयारी होगी, 1-to-1 मेंटोरशिप आपको दी जाएगी, बेहतरीन लाइव क्लासेस, आंसर राइटिंग, बेहतरीन कंटेंट, ये सब कुछ आपको मिलेगा सिर्फ 29,999 में। अगर आप 2026 का अटेम्प्ट दे रहे हैं तो, और अगर आप 2027 का अटेम्प्ट दे रहे हैं तो आपकी फीस है 34,999। यू कैन यूज माई कूपन कोड एंड गेट मैक्सिमम डिस्काउंट आउट ऑफ इट। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड गाइस, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड डू मेंशन इन द कमेंट वेदर यू लाइक दिस वीडियो और नॉट। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।